अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। ऐसे वक्त में जब गुफ्तगू हो रही थी कि जब पार्लियामेंट पाकिस्तान में फाइनली असर्ट करने लगी है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें पार्लियामेंट का किरदार होगा, फिर फौज को बताया जाएगा कि ये पॉलिसी है, इस पर अमल पैरा होना है। तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आए हैं। वो कह रहे हैं कि नेटो सप्लाई जो है ये खोलना इंतजामी काम है, पार्लियामेंट में ये मसला क्यों ले आए? पहले भी इजाजत इंतजामिया ने दी थी, बंद भी इंतजामी तौर पर की गई है, फिर इजाजत गवर्नमेंट ने देनी है। ये मसले पार्लियामेंट में क्यों आ रहे हैं जब पहले फैसला कर लिया गया है कि ये सप्लाईज खोलनी है? इसके अलावा मुशाहिद हुसैन साहब ने बड़ी अहम बात की कि जी हमेशा नारे लगते थे कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं होता, सियासतदानों का कोई किरदार नहीं होता, और जब अब मसला पार्लियामेंट में आया है तो मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि पसीने छूट रहे हैं सियासतदानों के कोई फैसला करते हुए। इस अहम इशू पर हमने बात करनी है कि अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं वो हमारे कैसे होने वाले हैं। क्या पाकिस्तान ने वही रहना है, स्टेटस कोई मेंटेन होना है, या फिर कोई बेहतरी पाकिस्तान के हालात में आ सकती है? हमारे साथ कशमाला तारिक साहिबा मौजूद हैं। कशमाला, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। मोहम्मद मालिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या वाकई पार्लियामेंटेरियंस के पसीने छूट रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि पब्लिक को किसी तरीके से मुतमईन करना है, नेशनल सिक्योरिटी का, फॉरेन पॉलिसी का जो भी हो, मामला पहले तय हो गए हैं, पैरेलल में एग्जीक्यूटिव अपने मामला तय कर रहा है, जर्नल भी आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है रेलवे के थ्रू, तो आप पार्लियामेंटेरियंस के वाकई पसीने छूट रहे हैं कि करना क्या है? मुशाहिद हुसैन साहब हैं और खुद पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने कहा है ये भी, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई पसीने छूटने की बात है। मैं खुद उस पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा हूं, और ठीक है, देर हो रही है, बड़ा फैसले हैं, सोच समझ के करने चाहिए, और कोशिश ये भी की जा रही है कि कंसेंसस पॉलिटिक्स हो, वो भी ठीक है, वक्त लग रहा है, बड़ा फैसला है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट फॉरेन पॉलिसी का पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहली बार आया है। हम आदी नहीं हैं इन सब बातों के, मगर अब हो रहा है तो जाहिर है कि सोच समझ के करना पड़ेगा। और अगर 65 साल के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट को यह तय करने का मौका दिया जा रहा है तो 65 दिन इंतजार कर लेने में हर्ज क्या है? वो दुरुस्त है, बट आपकी मैंने वो कमेटी की रिकमेंडेशंस देखी हैं। मैं पहली चीज उसमें ये देखना चाह रहा था कि आप ये हमें बता दें, इस कौम को ये बता दें कि अमेरिका के और पाकिस्तान के मफादात इस खित्ते को लेकर एक हैं या अलग अलग हैं। तो वो तो मैं बताया नहीं आपने। अगर एक हैं तो फिर एक अलग डायरेक्शन होगी बात को देखने की, मुख्तलिफ हैं तो फिर अलग डायरेक्शन होगी, वो तो बताया नहीं आपने अपने 40 में। काश मैं इतना आजाद होता कि आपकी ख्वाहिशात को भी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस का हिस्सा बना लेता, मगर आप तो एक हैं, हमें 18 करोड़ के लिए सोचना है। तो 18 करोड़ अवाम जाहिर है ये जानना कि हमारे और अमेरिका के मुफादात एक हैं या अलग हैं। आप ये कह रहे हैं, आप ये देखना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि 18 करोड़ अवाम को ये पता चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए कि जी क्या है, हमारे और अमेरिका के मुफादात एक हैं अलग हैं? हैदर अब्बास रिजवी एज एन इंडिविजुअल नहीं जानना चाहते जो इलेक्ट होके आए बहुत सारे लोगों से? मेरे भाई, शायद आपके इल्म में ना हो कि खारजा पॉलिसी एक डायनामिक पॉलिसी होती है। आज अगर अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात इस खित्ते में एक भी हों तो कल ये जमानत नहीं दी जा सकती कि कल भी एक रहेंगे, और अगर कल एक नहीं रहे तो परसों की ये जमानत नहीं दी जा सकती कि वो अलहदा अलहदा ही रहेंगे, वो फिर एक हो सकते हैं। तो लिहाजा ये काम पेचीदा भी है और संजीदा भी है। काश ये इतनी आसानी से हो सकता जितनी आसानी से आपका प्रोग्राम है। मैं मालिक साहब, ये आसानी पता नहीं इसमें आसानी है या मुश्किल है, ये नहीं बताना चाहिए था पार्लिमानी कमेटी को जिसने 40 नुकात बनाए? अगर पॉलिटिकल विजडम की बात करते हैं, 350 आदमी बैठा हुआ है, 342 प्लस सेनेटर्स आप लगाए, 442 अगर आप बैठे हुए हैं, आर यू टेलिंग मी कि 2 महीने से 442 आदमी बैठ के एक 16 निकाती एजेंडा नहीं फाइनलाइज कर सकते? ये कभी नहीं होगा, बिकॉज इसमें इशू उन इश्यूज का नहीं है। असल इशू क्या है? असल इशू सारे में एक ही फटा है, वो है ड्रोन्स। अमेरिकन ड्रोन्स के पीछे हटने पर तैयार नहीं है, ये ड्रोन्स के ऊपर पब्लिकली हट नहीं सकते, इनके पास सोल्यूशन नहीं है ड्रोन्स का। ये इशू नहीं है कि एक कंटेनर पे हमने $2000 लेना है कि $2500 लेना है, ट्रेन पे इतना फ्रेट होगा। दैट इज नॉट एन इशू फॉर द अमेरिकन, दैट इज नॉट एन इशू फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। द रियल इशू जिस पे बात नहीं करना चाह रहा और कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाह रहा, वो है ड्रोन्स। और ड्रोन्स ही असल चीज है। इतना हाई प्रोफाइल इंसिडेंट है कि इसको आप कोई दाएं में देख नहीं सकता। ना इनके पास सोल्यूशन है, ना ये हट रहे ना वो हट रहे। इस पे जब तक इनका कोई लेदे नहीं होगा, ये बाकी सारी पैकेजिंग है, बाकी सारा कुछ है। तो कशवाला खुद पार्लियामेंटेरियन है, तो अगर सियासत इस नोयत की हो रही है, अगर ड्रोन
पीपल्स पार्टी अलाउ करती है तो नून लीग उस पर कैपिटलाइज करती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर मान जाए तो पीटीआई उस पर कैपिटलाइज करती है, फिर दिफाई काउंसिल। तो ये सियासत ही हो रही है, आप खुद पार्लियामेंटेरियन है। देखिए सियासत तो थ्रू आउट हो रही है, मैं समझती हूँ। पहले तो सियासत यहाँ से शुरू होती है कि जब कहा गया कि हम 11 साल से वॉर ऑन टेरर के ऊपर हैं, तो जो हमने इनको अपने एयर बेसेस दी, शमसी दी, दूसरी दी, उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए वो इस हुकूमत ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाए, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने वो सारी वही पॉलिसीज कंटिन्यू करी जो पिछली हुकूमत में थी। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको ये नहीं दिखाया गया, असेंबली में नहीं रखे गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आपने दिखाया सर गया। वो पार्लियामानी कमेटी में देखे थे, असेंबली पार्लियामेंटेरियंस को तो नहीं दिखाया। बस फिर मैं वापस आता हूँ रश्माला की तरफ। आपको उस कमेटी में दिखाया गया जिस कमेटी में आप लोग कि किस किस्म के मुआहदे हुए थे अमेरिका से, किसके तहत हमने एयर बेसेस दी हुई थी, किसके तहत हमने देखें आप सही था कि ठीक है जी, तो सही है, पता हमें तो हैरतों के पहाड़ टूटे थे, हैरतों के पहाड़ टूटे थे। दूसरी चीज ये जी कि ये एक तो ये बात हो गई कि पार्लियामेंट को जब आप ज्वाइंट सेशन कर रहे हैं और इन चीजों के ऊपर ब्रीफिंग दे रहे हैं तो हमें इस चीज का कोई इल्म नहीं कि किन शराइत के तहत पे आपने आगे शमसी दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ था, ये एयर बेसिस किस तरह दी हुई थी। नाउ द पॉइंट इज आफ्टर सलाला, जब हमारे उनके ज्यादा ताल्लुकात खराब हुए, जब हमारे फौजियों को शहीद किया गया, उसके बाद से अब तक 9 ड्रोन अटैक हो चुके और ड्रोन अटैक्स कंटिन्यू टू हैपन। नाउ द पॉइंट इज कि इन्होंने जिस तरह अभी मालिक साहब ने फरमाया कि एग्जीक्यूटिव एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, उनके जर्नैल आ रहे हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, फॉरेन मिनिस्टर से मिल लिए हैं, गुफ्तगू चल रही है, ज्वाइंट सेशन इसी चीज के लिए बुलाया गया है। मुझे आप ये बताइए कि इससे हमें जो जिस अंदिये की ये बात करें कि दे दिया है कि मतलब हो गई है सेटलमेंट, सिर्फ पार्लियामेंट के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है। कभी ये कौम फौज के लिए बिकती है, हम पार्लियामेंट उनको सेव करने के लिए हम आते हैं, कभी ये एग्जीक्यूटिव को करने के लिए उनके अंडरस्टैंडिंग को यूनानिमस चीजें लेकर आते हैं। तो हमें ये अंदिया मिल गया कि हम बिक चुके हैं। जब हम बिक चुके हैं तो खुदारा हमारी कोई कीमत ही अच्छी लगा ले। हमें पता है कि हमने आज नहीं तो 4 दिन के बाद ये रेजोल्यूशन पास हो जानी है। देखिए द पॉइंट इज हमारा सर्कुलर डेट 1 बिलियन आप 1 साल का देते हैं। जिस टर्की की ये बात करें, उन्होंने $33 बिलियन लिए थे, $33 बिलियन फॉर लेटिंग देयर एयर बेसिस बीइंग यूज्ड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। ये भी नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, उन्होंने कहा कि जी जब मर्जी तक के लिए आपका मुल्क ले लें चला लें। तो हमने अगर अपने आप को दिया, जिसमें उस 1 बिलियन में आर्मी फौज की भी कॉस्ट शामिल है, जिसके अंदर आपकी इन्होंने अभी तक कोalition सपोर्ट फंड नहीं ये दे रहे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बीच में शामिल है, इनके कंसल्टेंट्स की कॉस्ट बीच में शामिल है। तो ये हमें दे क्या रहे हैं? मुफ्त में इन्होंने हमारी सरजमीन को। आप ये कह रही हैं कि ये तो तय है कि हमने बिकना है तो हम अपनी कीमत अच्छी लगा। तो आप हमारा सर्कुलर डेट तय कर दें, हमारी रेलवे ठीक कर दें, हमारी पीआईए ठीक कर दें, आप तो सुपर पावर है। तो फिर आप हमारे लोगों को 41 आपने हमारी मासूम जानों को आपने शहीद किया, चाहे ड्रोन अटैक से किया, फौजियों को किया, आपने सिविलियंस को किया। आप हमें फिर कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं रहे। हम फ्रंटलाइन स्टेट भी हैं, हम आपके लिए ड्रोन भी खा रहे हैं, हम मर भी रहे हैं, हम गर्मी में भी मर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी बंद हो रही है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। तो फिर हम अमेरिका का झंडा आलमबरदार बन के क्यों खड़े हो? डोमेस्टिक पेटी पॉलिटिकल जो बातें हो रही है, मुझे आप बताएं, कल से 2 दिन से जो लाहौर में हो रहा है, जो जरदारी से पहले शहबाज साहब ने कहा मैं प्रेसिडेंट को उल्टा लटका दूंगा, फिर उन्होंने जाकर कहा कि जी इनके पास इतने लोग नहीं कि वालिद की मैयत करने। जब ये एनिमोसिटी की लेवल और ये हमारा पॉलिटिकल प्रूडेंस का मेयार हो, आप फिर इन पार्टीज के लीडर्स को सोचते हैं कि वो बैठेंगे एक पार्लियामेंट्री कमीशन में या पार्लियामेंट के अंदर और वो बैठ के ये फैसला करेंगे कि हमने अमेरिका के साथ डील करना है। ये पहले ये तो फैसला कर लें उन्होंने एक दूसरे से कैसे डील करना है। ये तो एक दूसरे को इंडिविजुअल लेवल पर नहीं डील कर सकते, ये क्या सुपर पावर से डील करेंगे? इससे बेहतर था कि ये पॉलिसी बन जाती, गवर्नमेंट वो पॉलिसी भेज देती है 5-15 निकात कि भी इस पे आप पार्लियामेंट जो अपनी हाँ ना डाल दें। दिस इज अ बिग गेम गोइंग ऑन और इसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं सिर्फ बार बार ये कहता हूं, वक्त आ गया, इन्होंने जो फैसला करना है, ये मेरे साथ बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस हैं, खुदा का वास्ता है जो आपने फैसला करना है सही करना है कर दे, ताकि एक पैराडाइम शिफ्ट हो, एक नई रियलिटी क्रिएट कर दे, उस पर फिर बात करें और आगे चलें। अच्छा, मैं ऐसा भी बात की उन्होंने कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जब डोमिनेट करने लगे आपकी इतने बड़े इशू पर, उसमें पीएमएलएन की इन्होंने बात की, जेयूआईएफ की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की भी तरफ से वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि जी कराची का रात खराब थे, हमने डिबेट रोक दी। इतना अहम मसले पर डिबेट हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम गए और हमने बाकायदा तौर पर चैम्बर में जाके कहा, रजा रब्बानी साहब को कहा, खुर्शीद शाह साहब को कहा कि जी इस इशू पे बात नहीं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को खेलेंगे। तो फिर सही है, ये मामला ऐसे ही प्रोलॉन्ग होता रहेगा। आप कह रहे थे 65 दिन इंतजार कर। इशू जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी है,
मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मालिक ने कि उनके अपने अपने इशूज भी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के अपने कंसर्न्स हैं, PMLN के अपने कंसर्न्स हैं, शेरपाव साहब के अपने कंसर्न्स हैं, फिर उसके अलावा ANP के अपने कंसर्न्स हैं। मतलब ये वो जमाते हैं जो डायरेक्टली उन एरियाज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली सनलाइट के अंदर है, जो हीट जहां पर जनरेट होती है, और वहां की अपनी एक पॉलिटिकल डायनामिक्स है और वहां की सूरत हाल दीगर पाकिस्तान से मुख्तलिफ। हम इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मगर हमें इतना इर्रिस्पॉन्सिबल ना समझें कि ये चीजें हम हैंडल नहीं कर सकते। हम कर रहे हैं और ज्यादा दिनों की बात नहीं है। इंशाल्लाह हम अपनी रिकमेंडेशंस, वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम आपको दे देंगे। हमारी पार्टी की एक तो नुमाइंदगी उसमें नहीं थी, इसलिए हमने खत लिख के कह दिया कि हम तो नेटो सप्लाई के हामी नहीं है। हमारे 5 मेंबरान हैं जो इस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं और हमने इनको रजा रब्बानी साहब को, स्पीकर साहबा को और प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखकर बता दिया कि हम नेटो सप्लाई के हामी नहीं हैं। एक सवाल मेरा तो जब आप लोग कहते हैं कि हामी नहीं है या है, मेरा ख्याल है आप लोगों को भी लाजम है कि आप लोग उसका ऑल्टरनेटिव भी ऑफर करें। मैं यही बता रही हूँ इसका इलाज क्या है, ये नहीं होगा तो क्या होगा? ड्रोन नहीं हो ना, ड्रोन नहीं हो। हम कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ड्रोन अटैक्स नहीं करें, हर चीज उनकी मर्जी से नहीं हो सकती। और ये नहीं, बट ये तो ऑल्टरनेटिव तो ना हुआ ना, ये तो एक ड्रोन